नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू बुक वाइज सीरीज, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक हमारी यहाँ पे चल रही है, जिसकी हम अभी तक 27 क्लासेस कवर कर चुके हैं। बिल्कुल सीरियल वाइज हम इस सीरीज में यहाँ पे चल रहे हैं। आज हम 28वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में मुगलों में जो संबंध रहे गढ़वाल और कुमाऊं के साथ, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की कैसे शुरुआत होती है, उनसे पूछे जाने वाले सवालों को देखेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तुजुक-ए-जहांगीर में किस चंद राजा की स्वर्ण खानों का उल्लेख मिलता है? किस चंद राजा के बारे में ये कहा गया है कि इसके शासनकाल में इसके पास स्वर्ण की खदानें थी? उत्तराखंड के अंदर ये कहा गया है लक्ष्मी चंद के बारे में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो लक्ष्मी चंद था, इसने जहांगीर के साथ मुलाकात करी थी। 2 बार ये मुगल दरबार में गया था, एक बार 1612 में, दूसरी बार 1620 में यह जहांगीर के दरबार में गया था। इसी के काल में जहांगीर फिर बाद में उत्तराखंड भी आता है। ठीक है, इसका उल्लेख जहांगीर नामा में हमें देखने को मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि लक्ष्मी चंद उस समय सबसे धनी राजा था इस इलाके का और इसके पास एक स्वर्ण की खदान भी मौजूद थी। ठीक है, बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई? बहादुर की उपाधि बाज बहादुर चंद को जो मिली थी वो शाहजहां से मिली थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो बाज बहादुर चंद था, ये 1638 में गद्दी पे आता है और 1678 तक ये गद्दी पर रहता है। कहा जाता है ये शाहजहां के पास शाहजहां के दरबार में गया था, वहीं पर इसे शाहजहां के द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई और तराई का इलाका वापस से इसके हाथ दिया गया। बाद में इसी ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नामक जो नगर है उसे बसाया था। ठीक है, तो इसे बहादुर की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां। ऐसे ही आता है जो गरुड़ ज्ञानचंद था, उसको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ठीक है, किस चंद शासक ने अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास किया और कुमाऊं में जजिया कर लगाया था? देखिए, कुमाऊं के अंदर उसके दरबार को, कुमाऊं दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास और कुमाऊं में जजिया कर लगाना, ये किया था बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसने कुमाऊं में जजिया कर लगाया, नमक कर लगाया, इसके लिए अलग अलग प्रकार के इसने टैक्स लगाए। मुगल दरबार से प्रेरित होकर अपने दरबार को भी इसने मुगल दरबार के जैसे बनाने का प्रयास किया था। बेसिकली ये सब चीज इसने औरंगजेब को खुश करने के लिए किए थे। ठीक है, मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार शासक कौन था? मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार शासक, इसका नाम था श्याम शाह। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो श्याम शाह है, यह मुगल के दरबार में जाने वाला, मुगलों से मुलाकात करने वाला पहला पवार शासक था। श्याम शाह ने 1621 में जहांगीर के दरबार में ये गए थे और जहांगीर से मुलाकात करी थी। तो जहांगीर नामा में श्याम शाह का उल्लेख भी है। श्याम शाह को जहांगीर के द्वारा हाथी घोड़े यहाँ पे दिए गए थे। पेपर में सवाल आया था कि जहांगीर ने किस पवार शासक को हाथी घोड़े उपहार में दिए? वो श्याम शाह था। मुगल दरबार में जाने वाला, मुगलों से मुलाकात करने वाला पहला पवार राजा। 1621 के करीब ये मुगल दरबार में गया था। संपूर्ण मुगल काल में गढ़वाल का एकमात्र मनसबदार कौन था? ये क्वेश्चन भी पेपर में बना हुआ है। गढ़वाल के उतने अच्छे संबंध नहीं थे मुगलों के साथ जितने कुमाऊं के थे, फिर भी आपको पूछा गया गढ़वाल का एकमात्र व्यक्ति जो मुगल दरबार में मनसबदार बना था, इसका नाम है मेदिनी शाह। मेदिनी शाह के बारे में कहा जाता है कि जब इसको पृथ्वीपति शाह ने देश निकाला दे दिया था तो यह औरंगजेब के दरबार में गया, मनसबदार के पद पे रहा। हालांकि कुछ ही समय रहा और बहुत ही जल्द इसकी मृत्यु दिल्ली में ही हो जाती है। तो उत्तराखंड से या गढ़वाल से एकमात्र व्यक्ति जो मनसबदार के पद पे रहा मुगल काल में, वो था मेदिनी शाह। ठीक है,
जब सुलेमान शिको उत्तराखंड में आता है, पृथ्वीपति शाह के पास आता है, तो उसे वापस दिल्ली पहुंचाने का जो काम किया था वो मेदिनी शाह और साथ में जय सिंह के पुत्र राम सिंह ने किया था। राम सिंह का नाम भी पेपर में पूछा गया है कि औरंगजेब ने दिल्ली से किसे भेजा था सुलेमान शिको को लाने के लिए, तो जय सिंह के पुत्र राम सिंह को भेजा था। ठीक है। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य में युद्ध होता है। 1815 में यह युद्ध होता है। आंग्ल गोरखा युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। इस युद्ध की समाप्ति होती है संगौली की संधि के साथ। इसके बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। बेसिक सवाल यह पूछा गया कि यह युद्ध हुआ क्यों था, इसका तात्कालिक कारण क्या था। लगातार इनके बीच में संघर्ष चल रहा था। तात्कालिक कारण जो था वो बुटवल प्रांत था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बुटवल प्रांत पे लगातार यहाँ पे दोनों में संघर्ष होते रहते थे। 1804 में गोरखाओं ने जबरदस्ती इस प्रांत के ऊपर अधिकार कर लिया था, जबकि यह उस समय अंग्रेजों के अधिकार में था। लेकिन कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन किया। 1812 तक अंग्रेज यहाँ पे लगातार सहन करते रहते, गोरखे आते लूटपाट करके फिर चले जाते। 1814 में आखिरकार लड़ाई का आदेश जो गवर्नर जनरल था हेस्टिंग, जिसे कुछ जगहों पे लॉर्ड मोयरा भी लिखा गया है, वो युद्ध का आदेश कर देता है और जो जो जगह गोरखाओं के कब्जे में है उनको खाली करने का आदेश देता है 1814 में। और उसके बाद होता है युद्ध, जिसे आंग्ल गोरखा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये जो बुटवल प्रांत है यही तात्कालिक कारण था इस युद्ध का, जो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य में हुआ था। निम्न में से किस अफसर को अंग्रेजों ने गोरखाओं के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए नियुक्त किया था? अंग्रेजों के कई सारे विवाद थे गोरखाओं के साथ, जमीन को लेकर के, जगह को लेकर के। उन सभी विवादों को, सभी विवादित इलाकों को सुलझाने के लिए, उनको लेकर समझौता करने के लिए अंग्रेजों ने ब्रैडशॉ को भेजा था अंग्रेजों के पास, गोरखाओं के पास समझौता करने के लिए। हालांकि समझौता नहीं हो पाता है। बाद में दोबारा से ब्रैडशॉ को भेजा जाता है युद्ध के बाद। ठीक है, शुरुआत में भी ब्रैडशॉ को ही भेजा गया था। ब्रिटिश जनरल और उनके आक्रमण क्षेत्र के युग्म में सही सुमेलित कौन सा है? नवंबर 1814 में नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हो जाती है। इसके बाद ब्रिटिश सेना 4 टुकड़ियों में बंटकर 4 जनरलों के नेतृत्व में नेपाल पर हमला करती है, जिसमें जनरल मार्ले, क्या इसने काठमांडू पर हमला किया था? बिल्कुल सही है। जनरल JS वुड, क्या इसने गोरखपुर पर हमला किया था? यह भी सही है। गोरखपुर के ही नजदीक पड़ता था बुटवल प्रांत। ठीक है। जनरल जिलेस्पी, क्या इसने देहरादून पर हमला किया? यह भी सही है। इसी का युद्ध होता है खलंगा का युद्ध, जहां पर यह मारा जाता है। जनरल ऑक्टरलोनी, क्या इसने अल्मोड़ा पर हमला किया था? नहीं, इसने नेपाल के पश्चिमी हिस्से से हमला किया था। ठीक है, ये वाला आपका युग्म गलत दिया है। कौन कौन से जनरल थे, जिसमें कौन जनरल किस जगह पर हमला करता है, यहां का मिलान करने को यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला, देहरादून के खलंगा किले व नालापानी किले के युद्ध में कौन सा अंग्रेजी अफसर मारा गया था? 4 जनरल यहां पर भेजे गए थे। उन 4 में से एक की मृत्यु यहीं पे हो जाती है, जिसे खलंगा का युद्ध या नालापानी का युद्ध कहते हैं। यहां पर गोरखाओं की एक टुकड़ी मौजूद थी, जिसमें गोरखाओं का जो नेता था वो बलभद्र सिंह थापा था। ठीक है, अमर सिंह थापा का ही पौत्र उसको बताया गया है। काफी वीरता से गोरखे यहां पे लड़ते हैं। अंततः अंग्रेज जीत जरूर जाते हैं, लेकिन जो जनरल जिलेस्पी था, इसकी मृत्यु यहां पे हो जाती है। यहीं पर अभी भी इसका और जो बलभद्र सिंह थापा था, दोनों के जो स्मारक हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, तो जिलेस्पी का नाम आपने ध्यान रखना है। चारों अंग्रेजी जनरलों में सबसे योग्यतम सेनापति कौन था? 4 जनरल यहां पर भेजे थे। JS वुड को भेजा गया था, ऑक्टरलोनी को भेजा गया था, इसके अलावा जिलेस्पी को भेजा गया और जनरल मार्ले को भेजा गया। इन चारों में सबसे योग्यतम जो था वो ऑक्टरलोनी था, जिसने नेपाल के पश्चिमी हिस्से पर यानी कि हिमाचल की साइड से आक्रमण किया था। बाकी सभी जो JS वुड है, मार्ले है, ये उतने सक्षम नहीं थे या उतने योग्य नहीं थे। इनकी प्लानिंग उतनी नहीं चली और जो जिलेस्पी था ये काफी असफल रहा, इसकी मृत्यु ही यहीं पर हो गई थी। ठीक है। निम्न में से कौन सा गोरखा सरदार अंग्रेजों से लड़ते हुए गोला लगने से मारा गया था? पेपर में तो पूछा गया है कौन सा अधिकारी मारा गया था। हो सकता है गोरखाओं की तरफ से कौन सा गोरखा सरदार है जो मारा गया। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, नाम है हस्तीदल चौधरी।
जब आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ, इसी युद्ध के दौरान गणनाथ डांडा का युद्ध हुआ अप्रैल 1815 में। इसी युद्ध में जो हस्तिदल चौतरिया था, गोला लगने की वजह से यहां पर ये मारा जाता है। ठीक है, वहीं पर जो कर्नल था, कर्नल निकलस, इसने भी तारीफ करी थी हस्तिदल चौतरिया की बहादुरी की, तो इसकी मृत्यु भी यहां पे हो जाती है। ठीक है, इस युद्ध में, ये जो गणनाथ डांडा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर्नल निकलस और कर्नल गार्डनर कर रहे थे। ठीक है, ई गार्डनर और बमशाह के बीच संधि कब हुई थी? देखिए, ई गार्डनर और बमशाह, इन दोनों के मध्य में संधि 27 अप्रैल 1815 को होती है। 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा का युद्ध होता है, जिसमें जो नेपाल का प्रमुख सेनापति था वहां पे हस्तिदल चौतरिया, वो मारा जाता है। इसके बाद दोनों में संधि होती है 27 अप्रैल 1815 को। यह संधि आपका ई गार्डनर और जो बमशाह था, इनके मध्य में होती है। इसके तहत गोरखाओं ने तुरंत इसको स्वीकार किया कि वे कुमाऊं को छोड़कर अपने देश यानी नेपाल वापस जाएंगे और कुमाऊं को अंग्रेजों को सौंप देंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे जो यहाँ पे प्रोविजंस थे इस संधि में कहे गए थे कि 30 अप्रैल तक यानी 3 दिन के अंदर अंदर सभी गोरखे कुमाऊं को छोड़ देंगे। और कुमाऊं किसके अधिकार में आ गया था? गोरखाओं के अधिकार में आ गया था अप्रैल 1815 में। ठीक है, इसके बाद मई के माह में एक और युद्ध होता है, एक और संधि होती है, मलावगढ़ की संधि। यह संधि अमर सिंह थापा और जनरल ऑक्टरलोनी के मध्य में होती है, जिसके बाद युद्ध को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। अंततः दिसंबर के माह में एक और संधि होती है नेपाल दरबार और ब्रैडशॉ के मध्य में, और फिर उसी संधि की जो दिसंबर में होती है, उसी की पुष्टि होती है मार्च 1816 में 4 तारीख को, जिसे हम संगौली की संधि कहते हैं। ठीक है, मलावगढ़ की संधि पूछेगा तो आप कहेंगे अमर सिंह थापा और जनरल ऑक्टरलोनी। इसके अलावा गणनाथ डांडा युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ अप्रैल 1815 में, जिसमें हस्तिदल चौतरिया मारा गया था। बमशाह और गार्डनर के मध्य में संधि कब हुई? उसी की मृत्यु के बाद। निम्न में से किसके मध्य में 2 दिसंबर 1815 को संधि हुई, जिसकी पुष्टि बाद में नेपाल दरबार ने मार्च 1816 में करी, जिसे हम प्रसिद्ध तौर पे संगौली की संधि कहते हैं। ये मुख्य रूप से अंग्रेजों और नेपाल के मध्य में हुई थी। अंग्रेजों की ओर से जनरल ब्रैडशॉ यहाँ पे आया था, और नेपाल दरबार की ओर से जो उनके राजगुरु थे गजराज मिश्र, वो यहाँ पर आए थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। संगौली की संधि यानी नेपाल के राजगुरु थे ये, वहां से इनको भेजा गया शांति वार्ता के लिए, और अंग्रेजों ने भेजा जनरल ब्रैडशॉ को। इन दोनों के मध्य में संधि होती है 2 दिसंबर को। इसी की पुष्टि बाद में होती है 4 मार्च 1816 को। ठीक है, क्वेश्चन आता भी है कि संगौली की संधि को अंतिम रूप से पुष्टि उसकी कब होती है? 4 मार्च 1816। नेपाल ने संगौली की संधि को कब स्वीकार किया? 4 मार्च 1816। ठीक है, इसके तहत गोरखाओं ने यह स्वीकार किया कि ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी काठमांडू में रहेगी, गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाएगा, और गोरखा कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजों को सौंपकर चले जाएंगे। ठीक है, नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को कब स्वीकार किया था? यह किया था 4 मार्च 1816 को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। संधि की क्या क्या शर्तें थी वो भी मैंने आपको बताई कि काठमांडू में एक सैन्य टुकड़ी रहेगी अंग्रेजों की। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं यानी उत्तराखंड का इलाका अंग्रेजों को दिया जाएगा। जो गोरखे थे यानी वो काली नदी को पार करके उस तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा गोरखाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती किया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं को पराजित करने के बाद निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो कौन सा कथन यह सत्य है यहाँ पे आपने ये बताना है। अंग्रेजों ने गढ़वाल का विभाजन ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में कर दिया। बिल्कुल सही है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों गोरखाओं ने अंग्रेजों को सौंप दिए थे। पूरा का पूरा कुमाऊं तो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया और गढ़वाल का विभाजन कर दिया। एक को कहा गया ब्रिटिश गढ़वाल, एक को कहा गया टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में रियासत को दोबारा से स्थापित किया और ब्रिटिश गढ़वाल में अपने आप कब्जा कर लिया। अलकनंदा नदी का पूर्वी भाग टिहरी गढ़वाल और पश्चिमी भाग यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया। ये वाला गलत है। अलकनंदा नदी का पूर्वी भाग ये कहलाया ब्रिटिश गढ़वाल और अलकनंदा नदी का पश्चिमी भाग ये कहलाया टिहरी गढ़वाल, यानी सेकंड वाला गलत है। पहला कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर यानी एडवर्ड गार्डनर था। ये भी बिल्कुल सही है। 1815 में ही इसे कमिश्नर के पद पे नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, ये कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। तो पहला और तीसरा
आपके यहाँ पे सही है। गलत कौन सा है? दूसरा। आपको पूछा है कौन सा गलत है, तो केवल दूसरा गलत है। ठीक है। नेपाल में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? गोरखाओं ने यह भी स्वीकार किया था कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट यानी राजनीतिक एजेंट नेपाल दरबार में रहेगा अंग्रेजों का। तो नेपाल दरबार में पहला एक राजनीतिक जो एजेंट था वो किसे नियुक्त किया गया? गार्डनर को ही नियुक्त किया गया था। ये कुमाऊं का कमिश्नर था। 8 से 9 महीने ये केवल कुमाऊं के कमिश्नर के पद पे रहता है, फिर इसे नेपाल दरबार में भेज दिया जाता है। ठीक है। और इसके स्थान पे कौन आता है? फिर विलियम ट्रेल आता है। विलियम ट्रेल द्वारा कुमाऊं को कुल कितने परगनों में विभाजित किया गया था? विलियम ट्रेल जो था इसने पूरे कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। ये कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था, इसको भी ध्यान रखेंगे। शुरुआत में ये गार्डनर का सहायक था, यानी ये डिप्टी कमिश्नर था, फिर ये कमिश्नर बन जाता है। अप्रैल 1816 से लेकर 1817 तक ये सहायक कमिश्नर रहा, फिर 1817 से 1835 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। इसी ने पूरे कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया था। ठीक है। कितने परगनों में? 26। ट्रेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसने 1819 में पटवारी के पद सृजित किए, बिल्कुल सही है। 1819 के अंदर इसने 9 पटवारियों के पद को सृजित किया था। ठीक है। ट्रेल के काल में अल्मोड़ा जेल का निर्माण किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। इसी के काल में, विलियम ट्रेल के ही काल में अल्मोड़ा जेल, जिसे पर्वतीय इलाकों की यानी उत्तराखंड की पहली जेल माना जाता है, वो बनी थी। ठीक है। ट्रेल पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था। ट्रेल के द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्गों का निर्माण करवाया गया और इसी वजह से इसके ऊपर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया था, क्योंकि यह एक ईसाई था और इसने हिंदू धर्म के लिए जो इंपॉर्टेंट संस्था हैं या जो मंदिर हैं उनके यात्रा मार्गों का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन पेपर में बना है। किस कमिश्नर पे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था? वो ट्रेल था। ठीक है। यानी इसने यात्रा मार्गों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन बन जाएगा किसने करवाया, तो आप कहेंगे ट्रेल ने। ठीक है। सभी कथन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुली बेगार के समाधान के लिए ट्रेल द्वारा खच्चर सेना किस वर्ष में बनाई गई थी? विलियम ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा जो उस समय प्रचलित थी, कुली बेगार प्रथा को हटाने के लिए खच्चर सेना का गठन किया था। यह सेना इसने किस वर्ष में बनाई? 1822 में किया था इसने प्रयास। कुली बेगार के समाधान का पहला प्रयास किसने किया था? अगर कुमाऊं कमिश्नरों में पूछेगा तो आप कहेंगे विलियम ट्रेल। बाद में हेनरी रैमजे ने भी प्रयास किया, उसने कुली बेगारी में किसको लगवाया था? जेल के कैदियों को लगवाया था। ठीक है। इसके अलावा ट्रेल ने ही कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना करी थी, 1822 में ही करी थी। इसी के द्वारा 80 साला बंदोबस्त जो पहला पंचसाला भूमि बंदोबस्त था वो करवाया था ट्रेल ने। ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी में वन प्रबंधन को लेकर पहला प्रयास किस कमिश्नर के द्वारा किया गया? कुमाऊं कमिश्नरी में वन प्रबंधन को लेकर के, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जो पहला प्रयास था वो विलियम ट्रेल ने ही किया था। ट्रेल ने साल वनों के जो वृक्ष थे यानी साल वृक्ष थे, इनकी कटाई पर प्रतिबंध लगाया था 1826 में और इसे ही वन प्रबंधन के पहले प्रयास के रूप में जाना जाता है। किसके द्वारा किया गया? विलियम ट्रेल के द्वारा किया गया। इसे भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे जाना। अगली क्लास में यहीं से आगे जो और सवाल पूछे जाते हैं ट्रेल से या जो दूसरे कुमाऊं कमिश्नर रहे उनसे, अंग्रेजों की क्या व्यवस्था थी, उनके क्वेश्चन हम डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।